हेलो एवरीवन, आई एम निशा झा और आज से हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे कि एक सीबीएसई ने जिस तरह से एग्जाम का जो पैटर्न बदल दिया है, जो आप लोगों को पता होगा, आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखेंगे। अगर नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग मेरे दूसरे चैनल जो विनिंग क्वेस्ट है वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इस साल 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्जाम का पैटर्न सीबीएसई ने बदल दिया है। पहले तो पूरे सिलेबस को दो भागों में डिवाइड कर दिया, दो टर्म्स में डिवाइडेड कर दिया, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में। लेकिन जो फर्स्ट टर्म में आपके एग्जाम होंगे, आप लोगों को पता है वो नवंबर एंड या दिसंबर में होंगे और उसका जो पैटर्न है वो 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा और पूरा जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, 1 मार्क्स के होंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग होंगे, केस स्टडी होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को बेसिकली आपसे पूछा जाएगा। तो जब अगर आपके एग्जाम का पैटर्न बदल गया है तो हम लोगों को पढ़ने का जो तरीका है उसको भी बदलना है। वो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को पता होगा कि पहले इसके कंपैरेटिवली अब जो है आपको ज़्यादा डीप स्टडी करना है। क्यों? क्योंकि बीच में से कहीं से भी एक लाइन में से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहले क्या होता था कि हम लोग बच्चों को 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते थे, 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट, 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अब जो पैटर्न है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है कि अंदर से जिसमें आपने 1-2 लाइन या एक पैराग्राफ को मिस कर दिया, 2 क्वेश्चन उसी में से पूछ लिया है। तो अब आप लोगों को तरीका क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे पढ़ना है, वो आप लोगों को लिए सीखना है। तो फर्स्ट बुक हम लोगों की जो पॉलिटिकल साइंस का वो पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। हर एक चीज़ों पे मैं डिटेल आप लोगों के लिए वीडियो बना चुकी हूँ। अब आप लोग जो पूरी हमारी फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस की बुक हो चुकी है उसकी मैं रिवीजन करा रही हूँ कि किस तरह से आपको एमसीक्यू के लिए किस किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो उसके हिसाब से अब हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर की रिवीजन करेंगे। उसके बाद हर एक चैप्टर के जो 50-50 एमसीक्यू हम करेंगे और एवरी संडे हम लोग क्या करेंगे उसको डिस्कस करेंगे, टेस्ट करेंगे। जो स्टूडेंट्स लाइव पढ़ना चाहते हैं वो लोग मेरे दूसरे चैनल है विनिंग क्वेस्ट, आप लोग उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे लाइव क्लासेस होती है, लाइव आपके डाउट्स भी क्लियर हो सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे इंग्लिश मीडियम का नोट्स मिल जाएंगे, प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे। आप लोग विनिंग क्वेस्ट जो ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एमसीक्यू बेस्ड किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे वो और भी ज़्यादा प्रिंटेड है। आप लोग वहाँ पे जाके टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, आपने कितना पढ़ाई किया अपने आपको जज कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें बेसिकली मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। चैप्टर का नाम है फर्स्ट, आप सभी जानते हैं, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध और जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें से 30 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि किस तरह से और आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, देखिए कि डैश को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। हम सबको पता है कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, कोल्ड वॉर एरा यानी कि शीत युद्ध का दौर स्टार्ट हुआ। और जब शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पे थी, पीक पे थी, दोनों देश आपस में काफी टफ कंपटीशन था, तो उस टाइम पे बहुत बड़ी घटना हुई थी जिससे विश्व को ये लग रहा था कि अब जो है 3rd वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। लेकिन उस संकट ने देश को बचा लिया। दोनों नेताओं ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। तो क्वेश्चन नंबर में पहले भी आते थे, तो इस साल की भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा जाता है। तो आंसर है क्यूबा मिसाइल संकट को। दूसरा क्वेश्चन है कि क्यूबा मिसाइल संकट हुआ कब था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे दे, 1961 दे दे, 1945 दे दे, 1962 दे दे, 1991 दे दे, कुछ भी 4 ऑप्शन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको आंसर पता होगा तो आपको ऑप्शंस की भी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो याद रखना है आपको, क्यूबा मिसाइल संकट जो हुआ था 1962 में हुआ था। एक बात और, इस एमसीक्यू करने से पहले आप लोग जो मैंने वीडियो बना रखी है इस चैप्टर की उसको जाके एक बार सुनिए, एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, उसके बाद इनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, आपको आंसर भी बता रखा है। लेकिन आगे जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रिपरेशन के लिए दूंगी, टेस्ट के लिए दूंगी, टेस्ट सीरीज बनाऊंगी, उसमें आप लोगों को खुद ही उसके आंसर भी देने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको पहले सारे वीडियोस को सीरीज में पढ़िएगा। पहले चैप्टर की वीडियो देखिए, फिर उसको एनसीईआरटी से रीड कीजिए, फिर उसकी रिवीजन करो, फिर उसको टेस्ट सीरीज करो। इस तरह से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए, 3rd क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध डैश से डैश तक चला था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कब से कब तक चला था। तो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था, 1939 से लेकर 1945 तक। फिर पूछ सकते कि शीत युद्ध का पीरियड कब से कब तक था। हम सभी जानते हैं कि जैसे द्वितीय विश्व खत्म हुआ 1945 में,
और वहां से लेकर 1991 तक शीत युद्ध का दौर चलता रहा और जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अपने आप ही शीत युद्ध का भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट है कि मित्र राष्ट्र। अब देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था वो 2 ग्रुप में हो रहा था, लड़ाई कभी भी अकेले तो हो नहीं सकती ना, तो 2 ग्रुप में थे, ग्रुप ए मान लीजिए, ग्रुप बी मान लीजिए। तो एक जिन्हें मित्र राष्ट्र कहा गया, जीतने वाले जो बेसिकली थे, तो उनमें कौन कौन से देश शामिल थे, और एक धुरी राष्ट्र कहा गया जिनको बहुत नुकसान हुआ, जो बेसिकली इस युद्ध में हार गए थे। तो मित्र राष्ट्र किनको कहा गया, जिसमें अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस इसकी अगुवाई कर रहा था। और जो हारने वाले देश, जो धुरी देश थे, जर्मनी, जापान और इटली, ये 3 देश इसके मेंबर थे। हमने देखा ही था जापान का कितना बुरा हाल हुआ था, अमेरिका के द्वारा उसके 2 बड़े शहर को तबाह कर दिया गया था, उस पर एटॉम बॉम्ब गिरा दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि हारने वाले देश धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। उसके बाद आपको पता ही है कि पूरा जो विश्व था 2 भागों में बट गया था। यूरोप के अंदर जो भी वेस्टर्न कंट्री थे, यानी कि जो यूरोप के अंदर जो पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप में बट गया था। तो पूर्वी जो गठबंधन के जो नेतृत्व करता है, यानी कि पूर्वी गठबंधन को कौन लीड कर रहा था, कौन नेता था, तो उसका आंसर होगा सोवियत संघ। और जो पश्चिमी गठबंधन को कौन लीड कर रहा था, आंसर है अमेरिका। तो ये सब आपको याद रखना है कि पूर्वी देश में कौन थे, पश्चिमी देश में कौन थे, शीत युद्ध कब से कब तक चला, प्रथम विश्व युद्ध, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे चीज़ों को आपको बहुत ही केयरफुली आपको समझना भी है, प्लस लर्न भी करके साथ साथ चलना है। नेक्स्ट है क्यूबा का राष्ट्रपति। देखिए यहाँ पे क्यूबा का राष्ट्रपति पूछा है कब, जब क्यूबा मिसाइल संकट हुआ, ठीक है, उस टाइम पे राष्ट्रपति आपसे पूछेंगे कि उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन था, तो आंसर होगा फिदेल कास्त्रो। उस टाइम पे क्यूबा के राष्ट्रपति वो थे। और क्यूबा छोटा सा देश था, हम पढ़ ही चुके हैं, जिस क्यूबा के लिए दोनों सुपर पावर जो थे, महाशक्तियां थी, आपस में लड़ रही थी। क्यूबा संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे और यूएसएसआर के राष्ट्रपति कौन थे। तो अमेरिका का, जब आप क्यूबा मिसाइल संकट पर होगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, उसमें आंसर है जॉन एफ कैनेडी। और यूएसएसआर के जो नेता थे, जो राष्ट्रपति थे, उसका नाम था निकिता खुर्शचेव। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको पता होगा कि जो अमेरिका और जितने भी वेस्टर्न नेशन थे, उन्होंने अपनी एक मिलिट्री अलायंस बना ली थी कि उन्होंने ये कहा था कि हम सब, उसमें अमेरिका और 12 देश शामिल थे, कि अगर इन ग्रुप में से किसी एक देश पे भी कोई अटैक करेगा, हमला करेगा, तो उस देश पे अटैक नहीं माना जाएगा, बल्कि 12 देश मिलकर उसका सामना करेंगे और उसका जवाब देंगे। तो क्वेश्चन बहुत बार आता है कि नाटो का फुल फॉर्म क्या था, नाटो की स्थापना कब हुई। तो नाटो की स्थापना हुई थी अप्रैल 1949 में, वार्सा संधि। अब भैया ठीक है कि अमेरिका, यानी कि जो वेस्टर्न देश थे, जो पश्चिमी लोग थे, उन्होंने अपने एक मिलिट्री अलायंस बनाने दिखाने के लिए कि हम सब आपस में एक है, और साथ ही साथ कोई हम पे अटैक करेगा, हम सब उसका मिलकर जवाब देंगे। तो सीधी सी बात है, इसके जवाब में जो सोवियत संघ, उसके जो शामिल देश थे, वो भी तो कोई ना कोई एक्शन लेंगे। सीधी सी बात, हर रिएक्शन का एक रिएक्शन तो होता ही है। तो उसके जवाब में जो यूएसएसआर थे, उसने क्या बनाया था, वार्सा पैक्ट। तो याद रखना, उसे वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है, 1955 में। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। नाटो कब बना था, 49 में। वार्सा संधि उसके जवाब में 1955 में। उसके बाद आपको पता है जो है, देश में ग्रुपबाजी चल रही थी, ग्रुपिज्म हो रहा था, हर कोई ना कोई देश किसी न किसी ग्रुप को ज्वाइन कर रहा था। ऐसे में आप लोगों ने देखा कि नैम का सिद्धांत विश्व को मिला और इसी को तीसरी दुनिया कहा गया। तो क्वेश्चन आता है कि नैम जो है बेसिकली पहला जो उसका समिट है, पहला सम्मेलन कब और कहाँ पर हुआ। तो आपको याद रखना है कि जो पहला समिट है 1961 में, और कहाँ पे हुआ, बेलग्रेड में हुआ। दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है कि जो पहला सम्मेलन हुआ, इसमें देखो 5 देशों थे, संस्थापक देश थे, यानी कि 5 देशों ने मिलकर नैम को सोचा, नैम को बनाया। लेकिन जब पहला समिट हुआ तब उसमें कितने देश शामिल थे, इसका आंसर होगा 25 देश। समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन में पूछेंगे पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ, बेलग्रेड में। कब हुआ, 1961 में। कितने देश शामिल थे उस टाइम पे, 25 देश। हालांकि नैम के जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, 5 ही देश थे, बट नैम के सक्सेस को देखते हुए बहुत सारे देश तेजी से नैम के साथ जुड़ने लगे और इन्हीं नैम के देशों को ही तीसरी दुनिया का नाम दिया गया। तो आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग बहुत आसान से कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगी, डायरेक्ट उस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग चैप्टर्स रीड कीजिए, जो भी मैंने वीडियोस बना रखे उन वीडियो को देखिए, उसके बाद अगर सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते 16th क्वेश्चन है कि आपको पता होगा कि अमेरिका और जो सोवियत संघ, उनमें आपस में ग्रुपिज्म था, लेकिन जो भारत थे उसने किसी भी ग्रुप को शामिल नहीं किया। तो उसने नैम का सिद्धांत दिया था, नैम के संस्थापक देश में भी आते हैं।
लेकिन 1971 में आप सबको पता है कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो हमें सोवियत संघ ने बहुत मदद की थी, हमारी बड़ी हेल्प की थी, क्योंकि पाकिस्तान तो वही अमेरिका ग्रुप में शामिल था। तो अमेरिका की जो लॉयलिटी थी वो पाकिस्तान के टूवर्ड्स थी, उसको हर तरह के हथियार मिल रहे थे, उसको फाइनेंशियल मदद मिल रहे थे, लेकिन भारत तो किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं था। तो इसीलिए हमारी मदद किसने की थी? सोवियत संघ ने की थी। और इसीलिए वॉर खत्म होने के बाद सोवियत संघ और भारत के बीच में एक मित्रता संधि हुई थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी कहते हैं, वो 20 सालों के लिए हुआ था। तो कब हुआ था? कि जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर खत्म हुआ था। तो कौन सा ईयर है? 1971। इससे आपको याद रहेगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के वॉर हम सबको याद रहता है कब कब हुआ। तो 1971 में जब बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट देश बना था, तो उसी में जब भारत की मदद किसने की थी? सोवियत संघ ने की थी। और युद्ध समाप्त होने के बाद भारत ने 20 साल के लिए फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया था। कब किया था? 1971 में। फिर सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। और उसी के साथ शीत युद्ध का दौर भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका द्वारा, हम सभी को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त बेसिकली इसी घटना से हुई थी कि जापान के 2 बड़े शहर जो थे हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब गिराए गए थे, उसका सीक्रेट कोड नेम क्या था? गुप्त नाम क्या था? तो लिटिल बॉय और फैट मैन। ये आपको दोनों नाम अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार, आपको पता है बर्लिन के बीचों बीच दीवार खड़ा कर दिया गया था, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन पूरा हो गया था। तो ये जो बर्लिन की जो दीवार है उसका निर्माण कब हुआ था? 1961 में। आपको याद रखना है जब क्यूबा मिसाइल चल रहा था, तो इसी बीच में बर्लिन की दीवार खड़ी गई थी। तो ऐसे आपको क्या करना है, बहुत डेट्स आएंगे, बहुत सारे आपको सन आए, तो कैसे आप याद रखो कितने सारे? तो चीज़ों को आपको रिलेट करना होगा। ये क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था, उससे 1 साल पहले क्या हुआ था? बर्लिन की दीवार खड़ी हुई थी, और यही शीत युद्ध के चरम सीमा थे। तो इस तरह से चीज़ों को जब रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको चीज़ें क्या होंगी? याद रहेंगी। और स्पेशली जो डेट है, जो ईयर्स है, वो आपको बहुत अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट है कि नैम के संस्थापक देश, यानी कि 5 जो देश थे, मेन फाउंडर थे, उन देशों के नाम और उन देश के जो नेता है, इनके बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो उनके 5 देश के नाम बात करेंगे। तो पहला इंडिया, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, मिस्र और घाना। तो ये 5 देश हो गए। अब इन 5 देश के नेताओं के नाम। भारत के हमको सब पता ही है कि उस टाइम पे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडोनेशिया के सुकर्नो, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉज टीटो, घाना के वामे एनक्रूमा और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर। तो ये जो 5 नेता और 5 देश हैं, इसमें भी क्वेश्चन कई बार बहुत बार पूछे गए, तो इसीलिए इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट है जर्मनी का एकीकरण। ये जर्मनी में जो बर्लिन की दीवार गिराई गई थी 1961 में, जो दीवार बनाई गई थी उसका हटाया कब गया था? 1989 में। और जर्मनी का क्या हो गया था? एकीकरण कर दिया था। और जर्मनी का एकीकरण ही क्या था? बेसिकली शीत युद्ध को दिखाता है कि समाप्त हो गया। नेक्स्ट है कि पश्चिमी यूरोप के देश में कौन देश शामिल थे? जब भी हम पश्चिमी देश कहते हैं तो पता ही आपको अमेरिका का नाम आता है। पूर्वी हम कहते हैं, जैसे यहाँ पे पढ़ा था हमने कि पूर्वी गठबंधन सोवियत, पश्चिमी बात अमेरिका। तो याद रखना है पूर्वी जब भी पूछे तो पूर्वी कौन थे? यूएसएसआर। और पश्चिम देशों में कौन थे? अमेरिका। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से नाटो, उसके बाद वार्सा पैक्ट, फिर सीटो, सेंटो, इस तरह से बेसिकली क्या थे? मिलिट्री अलायंस बनाए गए थे देशों के बीच में। तो उसका फुल फॉर्म पूछ रहे हैं कि नाटो का फुल फॉर्म क्या था? तो नाटो आपको याद रखना है NATO, फुल फॉर्म उसका क्या है? NATO। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको लिखना तो होगा नहीं, बेसिकली आपको MCQ बेस में आएंगे। तो N से हो गया नॉर्थ, A फॉर अटलांटिक, T फॉर ट्रीटी, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। या आप लोग हिंदी में याद करना चाहे तो नॉर्थ मतलब उत्तर, अटलांटिक संधि संगठन। इसी तरह से सीटो का फुल फॉर्म क्या है? अगर हम उसमें इंग्लिश में देखें तो याद रहेगा साउथ ईस्ट, दिख रहा है? साउथ ईस्ट अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में याद करेंगे दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। तो आप लोगों के लिए इंग्लिश में ज़्यादा आसान होगा। S फॉर क्या होता है? साउथ, E फॉर ईस्ट, A फॉर या आपको रहेगा एशिया, T फॉर ट्रीटी, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, या अगर हिंदी में कंफर्टेबल है तो वो आपकी है, जैसे भी आप इसको बेसिकली आपको समझना है, इसको अच्छे से लर्न करना है एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट तीसरे विश्व के नाम से, मैंने बताया आपको कि तीसरे विश्व के नाम से जो नैम के जितने भी शामिल देश थे, उन सभी देशों को तीसरी दुनिया का नाम दिया गया। उसके बाद है कि आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 4 आपको घटना दे देंगे, इसको बोलेंगे भैया कि आप क्या करो, घटनाक्रम को
अरेंज करना है कि पहले कौन सी घटना हुई, फिर दूसरी कौन सी घटना हुई, तीसरी कौन सी घटना हुई, चौथी कौन सी घटना हुई। तो घटना को क्या करना है, क्रम के अनुसार आपको अरेंज करना है। ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो जब आपको सारी घटनाओं के बारे में पता होगा तो ही तो आप इसके आंसर दे सकते हो। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि या ऐसे पूछ सकते हैं इनमें सबसे घटना पहले कब हुई, इन चारों में सबसे आखिरी घटना कौन सी है। तो इसीलिए आपको सारे डेट्स बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से अंत में कौन सी घटना घटी। तो देख लो पहले क्या है, पूछ रहा है नाटो की स्थापना, हमें नाटो क्लियर होना चाहिए, वो तो 49 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। प्रथम नाम सम्मेलन 1961 में हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। तो इन सब में से अंत में कौन सी घटना घटी, क्यूबा मिसाइल संकट, क्योंकि उससे पहले जो है एक 1914 में है, एक 1961 में है, एक 1949 में है। तो एंड में क्या हुआ, 1962 जब क्यूबा मिसाइल हुआ था। या ऐसे ही पूछ सकते हैं इनमें सबसे पहली घटना कब घटी, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध। या इसको अरेंज करने के लिए पूछ सकते हैं क्रम के अनुसार पहले कौन सी हुई, दूसरी। तो किसी भी तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। आपको हर तरीके से क्या करना है, आप लोगों को प्रिपेयर करना है। कहीं से कुछ भी आपसे पूछा जाए आप लोगों को उसका आंसर क्लियरली पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे आखिरी कि शीत युद्ध के दौरान डैश के सिद्धांत ने युद्ध नहीं होने दिया। तो हमने देखा कि शीत युद्ध का एक लंबा पीरियड चला, तनाव टेंशन का माहौल बना रहा। कई बार ऐसा लगा जैसे क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में, इस तरह की और भी कई बार ऐसे सिचुएशन बने कि दो महाशक्तियां आपस में आमने सामने आ गई और विश्व को ऐसा लगा कि अब तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, क्योंकि दोनों महाशक्तियां पीछे हटने को तैयार नहीं थी। लेकिन एक्चुअल में कभी इनके बीच वॉर नहीं हुआ। तो क्या ऐसे रीजन थे, किस सिद्धांत ने इनको युद्ध से रोका। तो क्वेश्चन आता है पारस्परिक अवरोध। इस सिद्धांत को मानकर दोनों ही देशों ने आपस में एक्चुअल में कभी भी युद्ध नहीं किया। तो इसके साथ ही आपके 30 क्वेश्चन जो है MCQ के समझ में आता होगा क्या होगा आपको। और साथ ही साथ आपको ये देखना है कि किस किस तरीके से ये सब चीज़ें मैंने घटना के क्रम के अनुसार लगाइए। 4 आपको ऑप्शन दे सकते हैं, फिलअप्स के फॉर्म में दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को आपको छोटी सी स्टोरी दे देंगे, उसमें से आपको बहुत कुछ पूछ लेंगे। तो ये चीज़ आप लोग करना है कि एक एक चैप्टर करके हम इस तरह से पूरा सीरीज बनाएंगे। उसको हमने रिवीजन सीरीज का नाम दिया। फिर हम लोग टेस्ट सीरीज बनाएंगे जिसमें सारे आप लोग टेस्ट अटैम्प्ट करोगे, सारे आंसर्स मुझे बताओगे। क्योंकि इस साल जब हमारा पैटर्न बदल गया है तो हमें पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। उसी तरह से आप लोग लर्न करते रहोगे तो आप लोगों के मार्क्स उतने अच्छे से नहीं आएंगे। साथ ही साथ फर्स्ट बुक हमारी पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग साइड बाय साइड सेकंड बुक भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग अभी सिलेबस क्योंकि कंफर्म नहीं हुआ है कि फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर आएंगे और लास्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो इसीलिए अभी मैं आप लोगों को फर्स्ट बुक ही रिवीजन करा रही हूँ। जैसे एक बार सिलेबस क्लियर हो जाता है फिर हम लोग और ज़्यादा तेज़ी से फटाफट रिवीजन को लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी फीडबैक देना हो या किसी से रिलेटेड कोई भी आप लोगों के मन में क्वेरीज हो, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो प्लीज़ विनिंग क्वेस्ट चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा ही चैनल है, वहाँ पे मैं इंग्लिश मीडियम में बेसिकली पढ़ाती हूँ। वहाँ पे आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे और वहाँ पे भी इस तरह से रिविजन सीरीज, टेस्ट सीरीज ऑलरेडी वहाँ पे बने हुए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत आगे काम में आ सकते हैं। थैंक यू।